अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वीडियो के आगाज़ में आप देखेंगे कि उस्मान साहब के दोनों बेटे ज़िंदान में मौजूद होते हैं। इसी दौरान ओरहान को होश आ जाता है और वो अपने भाई अलाउद्दीन को होश में लाते हुए कहता है कि हमें फौरी तौर पर इन काफिरों की कैद से आज़ाद होना होगा। ये सुनते ही अलाउद्दीन पुरजोश हो जाता है और कहता है कि हमें फ़ौरन से ज़िंदान के ताले तोड़ने होंगे। ये कहते ही दोनों भाई ज़िंदान के तालों की तरफ बढ़ जाते हैं और जैसे ही ओरहान ज़िंदान का ताला तोड़ने लगता है तो बाज़ंतीनी पहरेदार वहाँ पर आ जाते हैं और ओरहान से कहते हैं, अगर तुम ये ताला तोड़ने में कामयाब हो जाते तो तुम हमारी कैद से फरार हो जाते। हमने तुम्हें बच्चा समझकर गलती की है। ये सुनकर ओरहान कहता है कि तुमने सही कहा है। एक तुर्क बच्चे को ना तो ज़िंदान के ताले रोक सकते हैं और ना ही तुम्हारे किले की दीवारें, यानी तुम्हारी कोई भी हरकत हमारे हौसलों को पस्त नहीं कर सकती। ये सुनकर उन बाज़ंतीनी सिपाहियों को गुस्सा आ जाता है। एक सिपाही दूसरे सिपाही से बोलता है कि आओ इन बच्चों को मार कर थोड़ा मज़ा लें। ओरहान भी ये सुनकर पुरजोश हो जाता है और कहता है कि अगर तुम हमें बच्चा समझते हो तो अपनी किस्मत आजमा लो। और फिर जैसे ही बाज़ंतीनी सिपाही ओरहान और अलाउद्दीन को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तो दोनों भाई बाज़ंतीनियों से लड़ना शुरू हो जाते हैं और फिर देखते ही देखते दोनों भाई एक बाज़ंतीनी सिपाही को नीचे गिराकर जख्मी कर देते हैं। इसी दौरान दो और सिपाही ज़िंदान में दाखिल हो जाते हैं और उस्मान साहब के बेटों पर तशद्दुद करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर लड़ने के बाद वो ओरहान और अलाउद्दीन को एक जगह बांध देते हैं। ओरहान सिपाही से कहता है कि जल्दी मेरे बाबा यहाँ पर होंगे और हमें छुड़ा कर ले जाएंगे और तुम लोगों का बहुत बुरा असर करेंगे। ये सुनकर बाज़ंतीनी सिपाही कहता है कि बच्चे तुम बहुत अच्छा मजाक करते हो। जैसे ही तुम्हारे बाबा यहाँ पर आएंगे हमने उनके लिए जाल बिछाया है, यानी कि आज की रात उनकी आखिरी रात होगी। दूसरी तरफ बाला खातून आइगुल से कहती हैं, हमने काफी देर आराम कर लिया है, अब हमें किला फतह करने के लिए शादी की तकरीब में शामिल होना पड़ेगा। बाला खातून कहती हैं कि बज़ाहिर हमारे लिबास से ये लग रहा है कि हम शादी की तकरीब में जा रही हैं, लेकिन हमारी तलवारें पहले से ज्यादा तेज हो चुकी हैं और इंशाअल्लाह आज का दिन फतह का दिन होगा। अभी ये बातें जारी ही होती हैं कि वहाँ पर मलहून खातून अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पहुँच जाती हैं। बाला खातून उसे देखकर परेशान हो जाती है और मलहून खातून से पूछती है, क्या सब कुछ ठीक है? मलहून खातून कहती है कि किसी ने हमारे बच्चों को अगवा कर लिया है। मलहून खातून उसे बताती है कि फिलहाल हमें ये मालूम नहीं हुआ कि उनको किसने अगवा किया है, लेकिन हमें ये मालूम हो चुका है कि उनको बेल्जिक किले लाया गया है। ये सुनते ही बाला खातून परेशान हो जाती हैं और मलहून खातून से कहती हैं, हमें फौरी तौर पर बेल्जिक की तरफ रवाना होना होगा। और जैसे ही वो दोनों आगे बढ़ती हैं उस्मान साहब भी अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पर आ जाते हैं और फिर बाला खातून उस्मान साहब को बताती हैं कि हमारे बच्चों को किसी ने अगवा कर लिया है। उस्मान साहब कहते हैं, मैं जानता हूँ, लिहाजा तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। बाला खातून कहती है, मैं सब्र से कैसे काम ले सकती हूँ, वो न जाने मेरे बच्चों के साथ क्या सलूक कर रहे होंगे। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, वो उस्मान गाजी के बेटे हैं, उनको नुकसान पहुँचाना इतना आसान नहीं है। मलहून खातून पूछती हैं, आप इतने मुतमईन होकर कैसे कह सकते हैं कि वो हमारे बच्चों को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे? उस्मान साहब उन्हें बताते हैं कि उन्होंने कोशिश पर भी हमला किया है और वो अभी जख्मी हालत में है। फिर उस्मान साहब उन्हें बताते हैं कि अगर उन्होंने हमारे बच्चों को मारना होता तो वो पहले ही मार चुके होते। उन्होंने हमारे बच्चों को कैद किया है ताकि वो हमसे उनके इवज़ कोई मुतालबा कर सकें। उस्मान साहब कहते हैं कि मुझे मालूम हुआ है कि तुम लोगों को ये खबर मिली है कि वो उन लोगों को बेल्जिक के लिए लेकर गए हैं, लेकिन ये खबर झूठी है, वो लोग वहाँ पर नहीं हैं। फिर मलहून खातून कहती हैं कि उन लोगों का क्या मकसद है। फिर उस्मान साहब उनको बताते हैं, वो लोग हमें शादी की दावत देकर शहीद करना चाहते हैं और साथ ही साथ वो तुर्कों से डरते भी हैं। उन लोगों को पता है कि उस्मान को हराना इतना आसान नहीं, वो लोग डरपोक हैं, इसी वजह से उन्होंने हमारे बच्चों को अगवा कर लिया है। फिर उस्मान साहब बाला खातून और मलहून खातून को हौसला देते हुए कहते हैं, तुम लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ हमारे बेटों को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता। ये सुनकर मलहून खातून कहती हैं कि हमें फौरी तौर पर बेल्जिक के किले जाना होगा और उन जालिमों को जहन्नम वासिल करना होगा। लेकिन उस्मान साहब उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि हम ऐसे नाटक करेंगे जैसे हमें कुछ मालूम नहीं। आखिरकार बाला खातून और मलहून खातून इस बात पर रजामंद हो जाती हैं कि हमें जोश से नहीं बल्कि होश से काम लेना होगा। दूसरी तरफ आया निकोला के हाथ में एक तीर होता है और वो एक कुर्सी की तरफ इशारा कर रहा होता है, जैसे कि उस्मान साहब वहाँ पर बैठे हों, और इस बात का अंदाजा लगा रहा होता है कि उसके सिपाही कैसे उस्मान साहब को निशाना बनाएंगे, यानी कि उस्मान साहब को शहीद करने का मंसूबा बना रहा होता है। आर्यस आया निकोला का पुरजोश देखकर खुश हो रहा होता है कि तुम तो उस्मान को मारने के लिए बहुत ही उतावले हो रहे हो और बहुत जल्द मेरे सिपाही भी उस्मान को मारने के लिए यहाँ पर पहुँच जाएंगे, जो कि बेहतरीन तर्ज के तीरंदाज होंगे। फिर निकोला कहता है कि मैं चारों तरफ के दरवाजे बंद करवा दूंगा, यानी उस्मान को भागने का कोई भी मौका नहीं मिलेगा।
پھر جسٹن یانس کہتا ہے کہ میں نے جو گانا بجانے والے اور جادو والے لوگ بلوائے ہیں ان لوگوں کے ہاتھ میں خنجر موجود ہوں گے، یعنی کہ جیسے ہی عثمان لطف اندوز ہونے کے لیے آگے بڑھے گا تو اس پر خنجر سے حملہ کر دیا جائے گا، یعنی کہ وہ سب ہر طرح سے عثمان صاحب کو شہید کرنے کے منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں۔ پھر آریوس کہتا ہے کہ عثمان صاحب روزے کی حالت میں ہوں گے، یعنی کہ وہ کھانے پینے کی چیزوں کا ہاتھ نہیں لگائیں گے، اگر ان کے کھانے میں زہر ملانا ہے تو افطاری کے ٹائم پر ملانا ہوگا۔ پھر آیا نیکولا جسٹن یانس سے کہتا ہے کہ جیسے کہ تمہارے چچا رگاتوس ایک بزدل اور ڈرپوک انسان تھے، شکر ہے کہ تم ان جیسے نہیں ہو، تمہارے چچا کو عثمان نے بہکا دیا تھا لہٰذا وہ عثمان کا ساتھ دیتے ہوئے مارا گیا، لیکن جہاں تک تمہاری بات ہے تم بھی ہماری طرح عثمان کے خون کے پیاسے ہو۔ پھر نیکولا آریوس کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ سالوں سے جو معاہدہ بازنطینیوں اور ترکوں کے درمیان چل رہا تھا وہ عثمان کے مرنے کے بعد توڑ دیا جائے گا۔ پھر جسٹن یانس آریوس سے پوچھتا ہے کہ عثمان کے مرنے کے بعد اس کے بچوں کا کیا حال ہونے والا ہے۔ یہ سن کر آریوس کہتا ہے کہ کوئی بھی بچوں کو ہاتھ نہیں لگائے گا، وہ میرا شکار ہیں، اگر تم لوگ کسی کو مارنا چاہتے ہو تو عثمان اور اس کے گھر والوں کو تڑپا تڑپا کر مارو۔ یہ تمام باتیں سن کر جسٹن یانس پرجوش ہو جاتا ہے اور وہ اپنے استاد سے کہتا ہے ہم نے عثمان کو قتل کرنے کے لیے اپنے سپاہیوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، یعنی کہ عثمان اگر جادوگروں کے پاس جاتا ہے تو وہاں پر مارا جائے گا، اگر وہاں سے بچ جاتا ہے تو افطاری کے ٹائم زہریلا کھانا کھا کر مر جائے گا، اور اگر وہاں سے بھی بچ جاتا ہے تو وہ میدان جنگ میں مارا جائے گا۔ الغرض انہوں نے عثمان کو مارنے کے لیے تمام منصوبے بنائے ہوتے ہیں۔ معزز ناظرین، یہاں پر یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا۔ معزز ناظرین، ہماری ویڈیو یہاں پر ختم ہو گئی ہے۔ اگر آپ نئی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا۔ اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، اس ویڈیو کو لائک کرنے سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی اور ہم آپ کے لیے مزید ایسی ہی زبردست ویڈیوز لائیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک کہانی سنانے جا رہے ہیں جس کا نام ہے عمروں کی شادی۔ امیر حمزہ کا دربار لگا ہوا تھا، تمام سردار اپنی حیثیت کے مطابق دائیں بائیں کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ درمیان میں ایک خوبصورت تخت پر امیر حمزہ ہاتھ میں ننگی تلوار لیے بیٹھے تھے۔ امیر حمزہ کے ذرا پیچھے ایک کرسی پر عمرو یار بھی خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا۔ آج دربار میں چند جادوگروں کو پیش کیا جانا تھا جنہیں ایک جنگ میں شہزادے اسد نے گرفتار کیا تھا۔ شہزادہ اسد بھی کمرے سے تلوار لٹکائے ایک طرف مؤدب انداز میں بیٹھا تھا۔